वक्फ कानून अधिनियम आने के बाद बंगाल में हिंसा हुई और मुख्यमंत्री जो वहाँ की हैं ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम आरोप लगाए और बयानबाजी शुरू हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी नहीं भोगी हैं और जो घटना कुंभ में हुई है उसको पहले देखें, अपना प्रदेश संभालें, हमारे यहाँ के चक्कर में न पड़ें। सर, ममता बनर्जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल को विकास से पीछे ढकेलने की एक साजिश के तहत काम कर रही है वहाँ के मुख्यमंत्री, और पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से अराजकता की तरफ अराजकता की आंख में उन्होंने झोंका है, पश्चिम बंगाल के विकास के साथ जो वहाँ खिलवाड़ कर रही है, तो निश्चित तौर पर इस तरह का बयान वो कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की अगर वो चर्चा करती हैं तो उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश है। उत्तर प्रदेश समृद्धि का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आज देश में एक मानक का पैरामीटर बना है। उत्तर प्रदेश में हमने तमाम वो डेवलपमेंट के काम किए हैं जिसकी उत्तर प्रदेश को ज़रूरत थी। इतनी बड़ी आबादी वाला ये प्रदेश, इसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग सबको बढ़ावा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को हमने दंगा मुक्त किया है। उत्तर प्रदेश को हमने अपराध मुक्त किया है योगी जी ने। उत्तर प्रदेश को हमने योगी जी ने उद्योग की तरफ आगे बढ़ाया है। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को अगर चर्चा करनी है तो सार्थक चर्चा करें उत्तर प्रदेश के लिए। कितने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पश्चिम बंगाल ने कराए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार इन्वेस्टर समिट कराए हैं और लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। देश से नहीं, दुनिया से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सकारात्मक योगी सरकार की नीतियों का ये परिणाम है। पश्चिम बंगाल में जहाँ एक तरफ पहले याद कीजिए पश्चिम बंगाल कैसा था, और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने उनको किस तरीके से पश्चिम बंगाल को अंधकार में ढकेल रही है। वहाँ पे आए दिन जो क्लैशेज हो रहे हैं, आए दिन जो दंगे हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ के जो कुछ अराजक तत्व हैं वो ठेंगा दिखा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी जी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। वहाँ पे कोई जांच एजेंसियाँ या कोई भी सेंट्रल एजेंसियाँ जाती है, किस तरीके से उन पर हमले होते हैं। विपक्ष के जो वहाँ के जो लोग पश्चिम बंगाल के एंगल से जो विपक्ष के लोग हैं वो वहाँ जाते हैं तो किस तरीके से अलग अलग नेताओं पे हमले होते हैं। किस तरीके से वहाँ पे लूट और हत्या आम बात पश्चिम बंगाल में हो गई है। किस तरीके से महिलाओं की अस्मिता के ऊपर हाथ डालने का काम पश्चिम बंगाल में आम बात हो गई है। तो ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को समझना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश की तुलना कर रही हैं तो उनको एक बार उत्तर प्रदेश आना चाहिए और उत्तर प्रदेश की समृद्धि को, उत्तर प्रदेश के विकास को, ये योगी सरकार के इस उत्तर प्रदेश को देखना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो वक्फ का कानून आया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। लगातार दूसरे दिन आज सुनवाई है और विपक्ष के लोगों ने भी याचिका दायर की है। तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है वो कह रहा है वक्फ कानून गलत है। आखिर क्या वजह है कि आप लोग उसको सही ठहराने का काम कर रहे हैं और सुनवाई अभी भी चल रही है? नहीं, मायने ये रखता है कि आम मुसलमान क्या कह रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है, ये कहीं भी इसका रिलेवेंस नहीं है। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं से भी आम मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। आम मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये जानता है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम सुनिश्चित होगा। अगर ये तमाम लोग जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग, या कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, ये तब कहाँ थे जब वक्फ बोर्ड पर अवैध कब्जे हो रहे थे? ये तब कहाँ थे जब हमने चर्चा की कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गरीब बेवा औरतें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए? ये तब कहाँ थे जब हमने कहा कि वक्फ की संपत्ति पे गरीब पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए काम होना चाहिए? तब तो ये कहीं नहीं दिखते थे। देखिए, वह मसला क्या है, ये लड़ाई ख़ास बनाम आम है। कुछ खास लोग जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज हैं, वो ये नहीं चाहते कि आम मुसलमानों तक वक्फ की जो संपत्ति है उसका फ़ायदा पहुँचे। गरीब पासमानदा मुसलमान का पार्टिसिपेशन अगर वक्फ बोर्ड में बढ़ेगा तो इसमें क्या गड़बड़ है? मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन अगर वक्फ बोर्ड में बढ़ेगा तो इसमें क्या गलत है? हमारे प्रॉपर ऑडिटिंग वक्फ बोर्ड की अगर होगी, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसमें क्या गड़बड़ है? प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छे से होंगे तो उसमें क्या गड़बड़ है? तो ये लोग अगर जान रहे हैं कि अगर चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी वक्फ बोर्ड पे, तो जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बंदरबाट मचा के रखी इन लोगों ने, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध जो है काली कमाई ये लोग कर रहे हैं, वो सारी कमाई इनके कब्जे, ये सब इनको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इस बात का विरोध है। नॉन मुस्लिम्स का प्रवेश कर रहे हैं आप लोग वक्फ की संपत्तियों में। वक्फ के जो कानून बनाया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी नॉन मुस्लिम्स आएंगे, तो क्या यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हिंदू जो संगठन या हिंदुओं के जो ट्रस्ट बने हैं उसमें कोई
इस तरह का मुस्लिम जो है वो जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के में विचाराधीन है, उस पे हमें कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन विपक्ष जो ये कह रहा है कि ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, ये एकदम गलत है। साफ स्पष्ट माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, सदन में खड़े होकर कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, कि किसी भी मैनेजमेंट बॉडी में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, किसी भी ट्रस्ट में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई भी मुतवल्ली नॉन मुस्लिम नहीं बनेगा, कोई भी जो उसकी मैनेजमेंट बॉडी बनती है उसमें नॉन मुस्लिम को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अलग होती है, मैनेजमेंट बॉडी अलग होती है। हमारा ये कहना है कि जो प्रशासनिक बॉडी है, आज भी मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का उदाहरण अगर लेते हैं तो वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसमें 3 मेंबर में 2 मेंबर नॉन मुस्लिम है, एक जज नॉन मुस्लिम है, एक रजिस्ट्रार नॉन मुस्लिम है। वक्फ बोर्ड जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की एसीएस नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश से नॉन मुस्लिम है। अलग अलग प्रदेशों में वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो अलग अलग प्रदेशों में जहां माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स नॉन मुस्लिम है, तो फिर कल को ये लोग कहेंगे कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम क्यों है। तो ये कोई तर्क नहीं है, ये केवल और केवल इस ऐसी बातें करके बहकाना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं। किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, किसी भी मैनेजमेंट बॉडी में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, ये साफ और स्पष्ट है। प्रशासनिक बॉडी अलग होती है। हमारे कई जगह जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, वो नॉन मुस्लिम है, वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं तब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बनते हैं। तो ये कोई बहस नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस बहस को छेड़ रही है, कोई बहस नहीं है। बहस ये है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक शासन में रही, उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए वक्फ बोर्ड के ज़मीनों के माध्यम से क्या किया। कांग्रेस पार्टी ऐसे 5 एग्जाम्पल उनको बताने चाहिए कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे उन्होंने कोई चैरिटेबल स्कूल्स खुलवाया, हॉस्पिटल्स खुलवाया। अच्छा, खुलवाया तो, लेकिन किनके लिए खुलवाया ये भी अगर वो एग्जाम्पल देते हैं तो ये भी पूछना पड़ेगा कि आखिर आपने कोई हॉस्पिटल खुलवाया है तो उस हॉस्पिटल में मैनेजमेंट बॉडी किसकी है, वो उनके किसी खास नेता की होगी, उनके किसी खास लोगों की होगी। तो ऐसा नहीं चलेगा। आम मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्ति है और आम मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, यही मोदी सरकार की सोच है। ईडी बंद कर देना चाहिए, ईडी को कह रहे हैं कि ख़त्म कर देना चाहिए अखिलेश यादव। कल जब चार्जशीट लगाई है राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने, तो उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, इसको समाप्त कर देना चाहिए, दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, ईडी आज अपना काम कर रही है। कोई भी संस्था अगर अपना ईमानदारी से काम कर रही है तो इस बात से क्यों परेशान हो रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता। अगर ईडी निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है, कोई सबूत मिला है तभी तो ईडी वहाँ गई है। अगर आपको लगता है कि ईडी गलत गई है तो आपके पास तमाम रास्ते हैं जिससे आप ईडी के खिलाफ जा सकते हैं, आप कोर्ट जाइए। लेकिन वो केवल और केवल बयान देके जनता का जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं। असल में जो इन्होंने एक लंबी श्रृंखला भ्रष्टाचार की, आज वही श्रृंखला खुल रही है, परत दर परत जो खुल रही है, उनके भ्रष्टाचार की जो कहानियाँ खुल रही हैं, इसी बात से कांग्रेस पार्टी भी परेशान है और समाजवादी पार्टी के पेट में इसलिए दर्द है कि अब अगली बारी समाजवादी पार्टी की है। एक आखिरी सवाल और है, मायावती ने आज एक ट्वीट किया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को टारगेट किया और कहा अपने दलित नेताओं को आगे करके बयानबाजी करवा रहे इंद्रजीत सरोज हों या फिर रामजी लाल सुमन हों, जिसमें समाज में वैमनस्यता फैले और दलित वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, दंगे कराना चाहती, इस तरह के आरोप। देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र और चेहरा यही है, समाज को बांट के और फूट डालो और राज करो की जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, वही नीति समाजवादी पार्टी अपना रही है। तो निश्चित तौर पे समाज को भटकाना और बरगलाना, समाज को में बिखराव और बंटवारा कराना, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। लेकिन आम जनता समाजवादी पार्टी के इस चरित्र से वाकिफ़ है। शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।